पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट और इस सीरीज़ में मजमूई तौर पर परफॉर्मेंस के हवाले से ही हम बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद से, साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ और क्रिकेट के सिकंदर बख्श से। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान याया हुसैनी भी इस खुसूसी प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। सिकंदर, आप सबसे पहले बताइएगा कि अब जो परफॉर्मेंस रही दोनों मैचेस में, उसमें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया। पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा, दूसरे में कामयाबी हासिल की। जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी बॉलर्स की और बैटिंग में, उस पर आपकी क्या राय रही है अब तक, और ख़ास तौर पर आज ये टेस्ट जीतने के बाद? देखिए, ये पाकिस्तान को पहले तो सबको मुबारक हो कि हम 8 मैचों के बाद जो है वो ये मैच जीते हैं वहां पर आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, और 23 में हम जीते थे, अब जीते हैं। तो ये इतनी अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए कि जी ये हमने ये अचीव किया है। तो इसको अब हमने इस तरह एनालाइज करना है कि हम यहाँ कहाँ इस जगह पे पहुंचे कैसे। अब ये देखिए कि मैं अभी सुन रहा था, पॉलिटिशियंस वगैरह को सुन रहा होता हूँ, वो कह रहे थे जी मोहसिन नकवी साहब की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि जी आपने क्या किया। यार आप लोग ये तो सोचे, मैं सारे पॉलिटिशियंस को बोलना चाहता हूँ कि ये इस नहज पे हम कहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे। जब ये नया पाकिस्तान बना और जो हमारी क्रिकेट को उल्टा कर दिया गया था, वहां से हमारी क्रिकेट की तबाही शुरू हुई कि हम इस नहज पर आ गए कि हमें अब 8 मैचों के बाद फतह जो है बहुत अच्छी लग रही है। ये इतनी मजेदार चीज नहीं है। खैर एनीवे, ये तो मेरा ये राय है और उस पर मैं कायम हूं कि हमारी क्रिकेट, हमारी पूरी स्पोर्ट्स का जो सर्कल है, स्पोर्ट्स की जो पूरी जो हमारी कम्युनिटी है, उसको जो नुकसान पहुंचाया वो नए पाकिस्तान ने पहुंचाया। ये तो अलग चीज हो गई। अब मैं आता हूं, आप जो परफॉर्मेंस की बात करें, आई एम रियली सरप्राइज कि वेस्ट इंडीज ने इतनी अच्छी स्पिनिंग ट्रैक बना दी। वो कैसे बनाई, क्यों बनाई, मेरे समझ से बाहर है। इसलिए कि देखिए, जब ऑपोजिशन टीम आती है, आप उसकी वीक पॉइंट्स को देखते हैं। उन्होंने हमारी सपोर्ट की, बड़ी अच्छी टर्निंग विकेट बना दी, उससे हमने भरपूर फायदा उठाया। हमने टीम अच्छी सेलेक्ट की, हमने दोनों स्पिनर खिलाए, उन्होंने एक ही खिलाया। तो हमारी इस किस्म की जो स्ट्रेटजीज थी बड़ी अच्छी थी। हमारी जो असद शफीक की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, 2 उनको पहले नहीं सेलेक्ट किया गया था, किसी की इंजरी की वजह से उनको बुलाया गया, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। और उसके बाद हमारे जो स्पिनर्स थे, बाबर की मैं बिल्कुल उसको बोलूंगा, बेचारी की बैड लक हो गई। 88 पे वो रन आउट हुए, अदरवाइज उनको बहुत अरसे के, उनके शायद 22 मैच हो चुके हैं, उनके 100 नहीं हुए, तो उनके भी 100 हो जाते। खैर बैड लक हो गई, कोई बात नहीं, अभी इंग्लैंड की सीरीज है, उसमें वो कवर कर दें। फिर बॉलिंग हमारी बड़ी जबरदस्त रही है। हमारे स्पिनर्स ने उस स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर कमाल ही कर दिया, चाहे वो साजिद खान हो, अली उस्मान हो, इन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। तो ओवरऑल ये सारी परफॉर्मेंस जो है, मैं कहूंगा कि इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। अब इसी जीत को लेकर हम इंग्लैंड जाएं और वहां पे जाके अच्छी परफॉर्मेंस दें। जी राशिद साहब, आपके नज़र में एक तो बॉलिंग की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। साजिद खान और अली उस्मान ने 4-4 विकेटें हासिल की। इससे पिछला जो टेस्ट था उसमें भी पाकिस्तानी बॉलिंग काफ़ी मुश्किल रही वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो अब अगर किसी चीज़ में कोई कमी थी, खामी थी, क्या उसमें आपको लगता है कि बेहतरी आ रही है और उसी की वजह से पाकिस्तान आज ये टेस्ट मैच भी जीतने में कामयाब हुआ है? बेशक 3 साल बाद, चूँकि कह रहे हैं 2023 में आखिरी मरतबा श्रीलंका को पाकिस्तान से बाहर शिकस्त दी थी टेस्ट मैच में। देखिए, आज के मैच कंडीशन की वजह से जीते हैं। जो टेस्ट मैच की कंडीशन थी पिच की, और वेस्ट इंडीज ने जो अपनी टीम खिलाई थी वो पेस मतलब फास्ट बॉलिंग वाली खिलाई थी। वेस्टर्न चेज ने भी बॉलिंग नहीं की, एक स्पिनर के साथ वो गए जो कि मेरे ख्याल से इस टेस्ट के लिए मौजू नहीं थी। हमारे साजिद और अली उस्मान ने अच्छी बॉलिंग की है। और एक बड़ी बात यह है कि हमारे 2 परफॉर्मर थे लास्ट टेस्ट मैच के, अब्बास एंड चांद, दोनों नहीं थे मैच में, फिर भी हम जीत गए। 2 बैट्समैन की परफॉर्मेंस से हम पूरा टेस्ट मैच जीत गए। एक ने 160 नॉट आउट किए, एक ने 88 किया। बाकी अजान उवैस की धुआंधार अच्छी बैटिंग थी। इमाम रन करते हुए नजर नहीं आए, सलमान अली आगा रन करते हुए नजर नहीं आए, रिजवान रन करते हुए नजर नहीं आए, और अवैस उनका पहला टेस्ट है, उसको छोड़ दें। बाकी हमारी टीम 2 स्पिनर्स के ऊपर खेल रही थी। उबैद का सिलेक्शन, चले उनको मुबारक हो, टेस्ट डेब्यू हुआ। अब्बास होते या शहजाद होते यहाँ पे, खुरम शहजाद, तो डिफरेंट होता है, क्योंकि आप जल्दी उनको आउट कर सकते थे, कंसीड नहीं करते इतने रन। तो ये एक चीज नजर आई है। तो हमें यहाँ पे जीत के साथ अपनी वीकनेस देखनी चाहिए। 2 परफॉर्मेंस ने आपकी टीम को टेस्ट में जिता दिया, लेकिन 12 टेस्ट मैच जो हारे यही लोग थे सारे।
यही लोग थे सारे जो मिडिल ऑर्डर क्लैप्स कर रही है ना। अब वो कंडीशन इंग्लैंड में शायद हमें नहीं मिलेगी। एक मैच जीते उसमें बोल सकते हैं कुफ टूटा खुदा खुदा करके, क्योंकि हम जीत ही नहीं रहे थे। सरफराज का तीसरा टेस्ट, तीन तीन मैच वो हार चुके थे, अब जाके जीते। और बहुत सारे टेस्ट मैचेस हम हारते हुए आए और हमने 2.5 साल के अंदर बहुत कुछ खो दिया है क्रिकेट में। लेकिन एक मैच जीतने से थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है कि यार ब्रेक आ गया। लेकिन नेक्स्ट जो सीरीज हमारी टफ है इंग्लैंड में, हमारी मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नहीं चल रही है। हमारी ओपनिंग 4 ओपनर्स हम लेके गए थे, एक और जो सेटबैक होगा आगे जाके। हमारे 4 ओपनर गए थे, अब्दुल्ला फजल, अजान ओवैस, शान और एक इमाम। अब 3 नंबर के बैट्समैन शान मसूद ने पिछले टेस्ट में 100 किए, अब्दुल्ला शफीक ने इस टेस्ट में भी 100 किए। जी। अब इमाम उल हक नहीं खेलेंगे तो एक इनमें से ओपन जाएगा, वो अब्दुल्ला शफीक जाएंगे। तो ये है कि क्या इसी तरह से हमारी टीम चलती रहेगी, जिसकी वजह से हमें नुकसानात होते हैं। नंबर 3 का बैट्समैन शान होगा और नंबर 2 पे वो चले जाएंगे, और मिडिल ऑर्डर पे हम लोग क्या करेंगे, ये कंसर्न रहेंगे। हम जीते जरूर है आज, उसके अंदर हम बात ये करते हैं यार हमारी वीकनेसेस क्या है। मिडिल ऑर्डर हमारे T20 में, मिडिल ऑर्डर हमारी वनडे में, मिडिल ऑर्डर हमारी टेस्ट मैच में वीक लग रही है। इसमें थोड़ा सा काम करें तो इंग्लैंड की सीरीज हमारी वो बहुत अच्छी हो सकती है। इंग्लैंड का रिकॉर्ड हमारा बेहतर है, इतना बुरा नहीं है। राइट। अहमद शहजाद साहब, अभी जो अब आज की मैच की फतह है, राशिद साहब ने जिक्र कर दिया है अगली आने वाली सीरीज का जो 19 अगस्त से शुरू होनी है। इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस हैं, क्या इससे हासिल होगा और क्या करना चाहिए पाकिस्तान टीम को अब आगे? देखिए, अगर हम आकिब जवेद के बयान पे रहें तो पाकिस्तान ने वो जो एक टेस्ट जीतना था वो जीत चुका है बकौल आकिब जवेद साहब के, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम एक भी टेस्ट जीत जाएं तो ये बड़ी अचीवमेंट होगी, तो वो तो अचीवमेंट जो है ना यहाँ कर दी। दूसरा, तारीफ के मुस्तहिक है पाकिस्तानी टीम, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आप कोई भी मैच जीतते हैं ऑब्वियसली आपका मोराल बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस आता है, आप अगले मैच के लिए आप पे बैशिंग नहीं हो रही होती है। सो आप एक अच्छे मूड के अंदर अपनी प्रेपरेशंस करते हैं, नेट प्रैक्टिसेस करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। तो जब भी आप पॉजिटिव रह के अपनी चीज़ों को कर रहे होते हैं ऑब्वियसली इसका फ़र्क पड़ता है, और इंग्लैंड में इसका फ़र्क पड़ना चाहिए। हैविंग सेड दैट, सारी मुबारकबाद मेरे दोनों जब अभी बात की है, सिक्कू भाई ने भी, राशिद भाई ने भी, सुबह भी हमने किया है, अब्दुल्ला को बहुत मुबारक हो, उन्होंने कम बैक किया है, डोमेस्टिक की उन्होंने दिखाया है कि जो परफॉर्मेंस वहाँ पे इंसान करता है इवन ग्रेड 2 में भी हो तो आपको फायदा होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। ये उन्होंने शो किया एंड वी बीन टेलिंग दिस कि यार हमारे प्लेयर्स को जो है ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, वी बीन रियली वोकल अबाउट दिस थिंग। तो ये उन्होंने प्रूव किया है। उसके बाद साजिद खान और अली उस्मान, दे वर रियली गुड इन दिस गेम। उन्होंने जो पिच कंडीशंस उनको मिली है उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, कूडोस। बाबर आजम ने 2 इनिंग्स में 250 किए हैं, ही प्लेड रियली वेल, कूडोस टू हिम एज वेल। ये तो सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे कोई टीम नंबर 8 की टीम होती है, वो क्या क्वालिटीज होती हैं उसके अंदर। वो ये होती है कि अभी पिछले मैच के अंदर वेस्ट इंडीज ने अच्छी तरीके से देखा कि पाकिस्तानी बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट पेस बॉलिंग, इनकी टेक्निक जो है वो वनरेबल है, और वो मैच आराम से जीत भी गए। कोलैप्स हुए पाकिस्तान के दोनों इनिंग्स के अंदर और इजीली उन्होंने जीता। उसके बाद हैविंग ओनली 1 स्पिनर इन द बैंक, वो भी जो उनके थे बिल्कुल कंसिस्टेंटली एक जगह बॉलिंग नहीं कर रहे थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एकदम कंडीशंस चेंज करते हैं, हम अब स्पिन ट्रैक बनाते हैं, और वो उसमें फंस गए। वो उन्होंने फंसना था इसलिए क्योंकि नंबर 1 पाकिस्तान जो अपनी सारी क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर खेल रहा था रिसेंटली, वो सारे स्पिन ट्रैक्स पे खेल रहा था, दे आर मोर फेमिलियर। प्लस पाकिस्तान के स्पिनर्स जो थे वो ज्यादा लीथल थे, अदर देन द वेस्ट इंडीज द ओनली स्पिनर दे हैव इन द टीम बिकॉज़ देयर स्किपर चेज ही हैजंट बीन बॉलिंग वेल, तो जिसकी वजह से वो बॉलिंग नहीं कर रहा। और 3 पेसर से वो दोबारा से गए वेस्ट इंडीज वाले, तो इस तरह के पिच के ऊपर पेसर तो नील हो गए। वो तो बेचार किमार रोच को तो इस एज में आके जब से वो खेल रहा है, ही बॉल्स एट अराउंड 130 132 एफर्ट बॉल करता है तो वो 135 पे चली जाती है। इन लोगों को कंडीशंस चाहिए, तो जिस तरह की कंडीशंस आपने उनको प्रोवाइड कर दी, आपने तो उनको मैच के अंदर से निकाल दिया। प्लस जो आपका स्पिनर था वो बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं था। सो ये कुछ नो ब्रेनर था वेस्ट इंडीज की तरफ से, ये बनता ही नहीं था कहीं से भी तुक बनता कि वो, मुझे लगता है कि उनको समझ ही यही वजूहात होती हैं। फिर कुछ लक पाकिस्तान के साथ इस तरह भी गई कि दूसरे दिन जब पाकिस्तान बल्लेबाजी कर रहा था, इस मैच का सबसे बेहतरीन दिन था वो बैटिंग के लिए, कोई लेटरल मूवमेंट नहीं थी, कोई टर्न नहीं था, और पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने उसका भरपूर तरीके से फायदा उठाया। फिर आप ये देखिए कि या तो आपके बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स को अच्छा खेलते हो, फिर भी आप ये चांस ले लें,
वो बिल्कुल वनरेबल नजर आए, वो नो टेक्निक उनकी जो थी वो अगले बॉलों पे पीछे जाते हुए नजर आए, और हर बॉल पे पूरे टेस्ट मैच के अंदर स्पेशली सेकंड इनिंग के अंदर हमें यही लग रहा था कि अभी विकेट आई और अभी विकेट आई। सो ये वो लवाजमात हैं जो नंबर 8 की टीम करती है, और ये गलती वेस्टइंडीज से हुई। इसी तरह की कुछ गलतियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी पिछले 3-4 साल से करती आ रही है। इस वजह से पाकिस्तान जो है इस तरह की टीम में शुमार होता है। कभी ये पिच ठीक नहीं ट्रीट करते हैं, कभी प्लेइंग 11 ठीक नहीं खिलाते हैं, कभी मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से आपके मुल्क को नुकसान होता है और आपकी टीम जो है हाईएस्ट लेवल पे जाके compete नहीं कर सकती। और इसी चीज का हम बताना चाहते हैं कि जब आप सारी चीजें ठीक करें, आप कॉम्पिटेंट लोग ड्रेसिंग रूम के अंदर रखें और वो अपने सारी चीजों को टिक मार्क करें, कप्तान जो है अपनी सारी चीजों को टिक मार्क करे, तो रिजल्ट्स आपकी फेवर में आ सकते हैं। सो यही चीजें हैं जो पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली तौर पे करना है, ना कि इस तरह के एक मैच में फ्लूक लग गया और दूसरी टीम ने जो है गलत डिसीजन ले लिए। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम गोइंग फर्दर इन इंग्लैंड टेस्ट मैचेस। यार साहब, अब ये जो अहमद साहब ने बात की है कि कंसिस्टेंसी, कि मुस्तकिल ऐसी हिकमत अमली, ऐसी परफॉर्मेंस होनी होगी। इससे पहले सिकंदर साहब ने तो बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिया कि 2017-18 तक जो पीक पे थी पाकिस्तान की क्रिकेट, जो कामयाबियां हासिल की, जो चीज़ें दुरुस्त कर ली गई थी, वो बहुत तेज़ी से ख़राब हुई 2018 के बाद, और उन्होंने इसका जिम्मेदार नया पाकिस्तान को ठहराया। देखिए 2019-2022 तक तो आप मिनोज से खेलते रहे, छोटी छोटी टीमों से आप खेलते रहे और आप रैंकिंग में भी ऊपर चले गए। लेकिन 2023 के बाद से आप आलमी सतह के मुकाबलों में गए हैं, तब आपको पता चला आटे दाल का भाव। और आप ये टेस्ट मैच जीते हैं। वो कहते हैं कामयाबी के बहुत सारे दावेदार होते हैं, हार यतीम होती है। तो हम हार ही रहे थे, और ये मुकाबला था दुनिया की 2 खराब क्रिकेट खेलने वाली टीमों का। हम 9वें नंबर पर है, वेस्ट इंडीज 8वें नंबर पर है। अगर इस टेस्ट मैच में आप जीते हैं तो आपको पहला टेस्ट मैच भी टोरोबा में जीतना चाहिए था। इतना बड़ा स्कोर नहीं था आपके लिए, 120 रन। लेकिन हैरानकुन तौर पर आपको टेस्ट मैच उस प्लेयर ने जिताया जिसको आपकी सिलेक्शन कमेटी ने मुंतखब ही नहीं किया था। आपको इस टेस्ट मैच में 7वीं विकेट पर 59 रन की वो पार्टनरशिप दी है साजिद खान ने अब्दुल्ला शफीक के साथ, जिसने पहली इनिंग में आपको 43 रन की लीड लेने का मौका दिया, जिसको आपने पहले टेस्ट मैच में खिलाया ही नहीं था। तो क्या ये हैरानकुन बात नहीं है कि जिसको आपने सेलेक्ट ही नहीं किया था, आज वो आपको टेस्ट मैच जिताकर चला गया है। आपने 4 टेस्ट मैच खेले हैं सरफराज अहमद की कोचिंग में, और उन 4 टेस्ट मैचों में आप 3 ओपनिंग जोड़ियों के साथ गए हैं। अब आपका अगला टेस्ट मैच 19 अगस्त को हेडिंग्ले लीड्स पर है, जहां पर क्या आप अली उस्मान और साजिद खान के साथ बॉलिंग करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लीड्स में तो बॉल हिलेगा, तो वहां पर आपको अपनी टीम को तब्दील करना पड़ेगा। जिंदगी में पहली बार अब्दुल्ला शफीक जो है वो नंबर 3 पर खेल रहे थे, और करियर का तीसरा मैन ऑफ द मैच वो लेकर चले गए। तो ये वो चीजें हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जिसको आपको समझना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीत आपने हासिल की है, इस जीत की आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन हकीकत यह है कि आपके खिलाड़ी जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे, और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर आया था उसने आपको बता दिया। क्योंकि हमारी टीम नेट के ऊपर सिलेक्ट होती है, हमारी टीम T20 क्रिकेट पर सिलेक्ट होती है, हमारी टीम टेलीविजन पर सिलेक्ट होती है, हमारी टीम फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर सिलेक्ट नहीं होती। टेस्ट क्रिकेट जो है वो टेस्टेड क्रिकेटर्स के लिए होता है। हमारी टीम तो चंद खिलाड़ियों के गिर्द घूम रही है। तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, क्रिकेट को इत्तेफाकात का खेल कहते हैं, तो इत्तेफाकात हो जाते हैं कभी कभी। तो पाकिस्तान टीम जीती है, बहुत बहुत मुबारक हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चंद इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस की वजह से मुमकिन है। ये उन्होंने बात की है आकिब जावेद साहब के बयान की भी, कि एक टेस्ट भी जीत गए तो बहुत बड़ी बात होगी। आप भी ऐसा सोच रहे थे क्या? नहीं जुनैद, जिस तरह की हमारी टीम थी, हमें वेस्टइंडीज में जीतना चाहिए था। कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। 43 महीने हो गए बाबर आजम को, 36 इनिंग हो गई है, और ये उनके करियर का 64वां टेस्ट मैच था। एक मैन ऑफ द मैच उनके क्रेडिट पर है, और अब्दुल्ला शफीक जिनके 20 टेस्ट मैच भी नहीं है, आज उन्होंने तीसरा मैन ऑफ द मैच ले लिया है। तो मामला यह है कि हमारे प्लेयर किसी अहलियत सलाहियत में किसी से पीछे नहीं है। लेकिन जहां तक आप आकिब जावेद साहब की बात कर रहे हैं, ये टीम इंग्लैंड में भी बहुत कुछ कर सकती है। माजी में हम इंग्लैंड में बहुत कुछ करते रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी एक मैच जीत जाएंगे तो बस काफी होगा, तो अपनी सोच ठीक करने की जरूरत है। राइट। राशिद लतीफ साहब, जो बैटिंग लाइन पर अगर हम आ जाए इस वक्त, जो अब पहले मैच की भी बात हो सकती है, लेकिन आज का जो मैच है इसमें पाकिस्तान जीता है। पहली इनिंग्स में जिसमें पाकिस्तान ने 387 रन बनाए, उसमें पार्टनरशिप बनी अब्दुल्ला शफीक की, वो तो नॉट आउट रहे। बाबर आजम 88 रन बना सके और अब्दुल्ला शफीक ने 160 रन बनाए। जब वो पार्टनरशिप टूटी तो फिर पूरा मिडिल ऑर्डर ही गिर गया।
ये अब उसमें सलमान आगा भी है, मोहम्मद रिजवान भी है। सलमान आगा 0 पर आउट हुए, रिजवान सिर्फ 18 रन बना सके। ये किसी भी दूसरी टीम के मुकाबले में कभी ठीक नहीं हो पाता पाकिस्तान के लिए। राशिद लतीफ साहब। राशिद भाई, अच्छा मुझसे है ये। हाँ नहीं, अभी बात की थी बैटिंग में, बैटिंग का ही हमारा इशू है। हम लोग आज दोपहर में प्रोग्राम भी यही किए थे, स्पेशली सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में बाबर आजम मोस्ट की एवरेज है वो 36 है। उसके अलावा 27, 29, 25 इस तरह से। और हम पूरे मैचेस ले गए, इवन अब्दुल्ला शफीक की बात कर लेते हैं। लास्ट 10 मैचेस में 400 प्लस रन थे, उनकी 20 की एवरेज थी। सेम सऊद शकील की। पूरे बैटिंग ऑर्डर हमारी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, जिसकी वजह से हम एक मैच में हम 12 टेस्ट मैचेस हारे हुए हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स यही हैं, हम लेके आते हैं मिडिल ऑर्डर, स्पेशली हमें बहुत ज़रूरत है वनडे में भी और टेस्ट मैचेस में भी। और अवेश को हमने खिलाया, यहाँ पे अवेश जफर को खिलाया, लेकिन वहाँ पे वो जल्दी आउट हो गए कोई। लेकिन हमें कंसर्न जो है ना, रिजवान की बैटिंग और साथ में सलमान अली आगा की बैटिंग का है। वो रन करेंगे तो थोड़ा सा हम पुश करेंगे, आगे जा सकते हैं। इस मैच में 387 किए, क्लैप्स हम कर गए, लेकिन जो 67 की शायद पार्टनरशिप हुई है साजिद खान की अब्दुल्ला शफीक के साथ, उससे मैच में हम वापस आए और 43 की लीड ले ली। और थोड़ी सी गलती ये हुई कि हमने 8 ओवर अपने पेसर से करा दी, 40 रन तो वही बन गए थे। अगर स्पिनर से हम करवाते, बॉल कराते, तो शायद वो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। एनीवे आप जो बात कर रहे हैं बैटिंग की, बैटिंग कंसर्न है हमारा। और यहाँ पे हमने स्ट्रगल किया वेस्ट इंडीज में, जैसे यहिया ने बात की, ये हमें टेस्ट मैचेस जीतने चाहिए थे। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, 211 रन भी बनते थे, लेकिन क्या अप्लाई नहीं करते हम लोग, ऊपर से आउट ही हो जाते हैं ना। जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहां पे अगर आप स्टे करें, लंबा 100 करें, जैसे इस इनिंग्स में हुआ है कि एक पार्टनरशिप हुई, सिर्फ एक बड़ी पार्टनरशिप हुई है पाकिस्तान की जी, वो अब्दुल्ला शफीक की बाबर के साथ। उसके अलावा आप देख रहे नीचे सारी कैसे आउट हुए सारे। तो क्या है कि इस बैटिंग लाइनअप को हमें बेहतर करना है। बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी हमारी काफी वीक है। हम वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करके भी हम हार गए पहले टेस्ट मैच में। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी बॉलिंग नहीं है। जहाँ पे तीसरा स्पेल आता है थोड़ी सी बैटिंग अच्छी होती है, 7, 8, 9 नंबर वाले हमारे खिलाफ नीचे से आके 150 रन कर जाते हैं टोटल। वही तो फर्क आ रहा है जो टेस्ट मैचेस में हमें आ रहा है। और इंग्लैंड की थोड़ी स्विमिंग ट्रैक होंगे, वहां पे हमें अपनी बॉलिंग, बैटिंग का मुझे ज्यादा वो है कि वहां पे स्विंग ज्यादा होगी। हालांकि अभी अगस्त हो गया, थोड़ा ठंड आ जाएगी वहां पे, क्योंकि वेदर नीचे की तरफ आएगा। वहां पे हमारे लीड्स तो है, थोड़ा स्विमिंग पिच है। बैटिंग कंसर्न रहेगा हमारा थ्रू आउट द सीरीज। ठीक है। अहमद शहजाद सबसे पूछे गए बैटिंग लाइनअप पर, लेकिन सिकंदर साहब एक चीज़ जो हम नोट कर रहे थे, जो आदाद शुमार हैं पहले मैच के फिर दूसरे, एक मुस्तकिल फास्ट बॉलर क्या चाहिए नहीं है पाकिस्तान टीम को? जो मोहम्मद अब्बास हैं वो पहले मैच में उन्होंने पहली इनिंग्स में 3 विकेट्स ली, फिर दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की, उनको निकाल दिया दूसरे टेस्ट मैच से पहले। सिकंदर जी, सिकंदर साहब आवाज आ रही है आपको? अब आना शुरू जी। देखिए, हमारी जो प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है ना, हमारे पास जो है कोई एक जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं। अब हम ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा। एक लड़का है जिसको अली रजा, वो थोड़ा तेज है, मगर अभी तक उसकी इंजरीज है, उसको हमें खिलाना है। और खिला के जो है, मैं यहाँ पर एक नकवी साहब से बात करना चाहता हूँ। मैं नकवी साहब को एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि नकवी साहब, आपने अभी एक तकरीर की थी जिसमें बड़ा हंगामा हुआ। उस तकरीर में आपने कहा कि हम पावर को नीचे तक लेके जाना चाहते हैं, विच इज अ ब्रिलियंट आइडिया, कि हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके नीचे तक लेके आना है। क्रिकेट के अंदर भी आपको पावर को नीचे लाना है, और वो क्या है? अब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट विद द क्लब क्रिकेट। आपके पाकिस्तान में, मैं तो कराची की बात करता हूं, एक क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट बड़ा नहीं होता। Really? कितनी बड़ी ज्यादती है कि कराची में ना सीनियर लीग है, ना जूनियर लीग है, ना कोई क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। लड़के स्पाइक्स पहन के सिक्कू भाई को रोकूंगा। देखिए, अपना सूबा बन जाएगा ना कराची का, तो ज्यादा टूर्नामेंट होंगे। चले, वो अलग चीज है, कराची का सूबा बन जाए वो अलग चीज है। मगर मैं नकवी साहब को कहना चाहता हूं कि नकवी साहब, आपने कहा ना कि हम पावर को नीचे लेके आना चाहें, तो प्लीज नकवी साहब आप ये देखें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप कभी प्लीज ये पीएसएल के किसी फ्रेंचाइज ओनर को कोई कराची ना दे दें।
लाहौर ना दे दें, फिर एक जो रिस्ट्रिक्टेड प्लेयर्स होते हैं ना, जो उनके फेवरेट होते हैं, सिर्फ वही क्रिकेट खेलते हैं, बाकी कोई नहीं खेलता। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं नकवी साहब, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो फ्रेंचाइज हैं इनको टोटल अलग कर दें पाकिस्तान की क्रिकेट से। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर ये फ्रेंचाइज के कोचेस ओनर्स घुसेंगे, आपकी क्रिकेट तबाह हो जाएगी, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, अपने फेवरेट्स के साथ हो जाएगी। मैं कराची में रहता हूं, कराची का मैं मुझे अफसोस होता है। सिक्कू भाई कौन है प्रेसिडेंट अभी आजकल करंटली? कोयटा ग्लैडिएटर के जो नदीम उमर हैं वो हैं। मतलब ये कि उन्होंने पूरा कब्जा किया हुआ है, 3 साल से हार पहन रहे हैं। भाई कुछ करो, आप करते भी नहीं है। तो नकवी साहब आप कोशिश करें कि जो क्लब क्रिकेट है वो शुरू हो। बच्चों की नर्सरी होती है, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, ये आकर पूछते हैं कि जी मैं कौन सी एकेडमी में डालूं। व्हाट इज एकेडमी? एकेडमी में तो आपको सिखा रहे हैं, मगर आपको इंप्लीमेंट तो क्लब के मैचेस में करना पड़ता है, वो होते ही नहीं। कराची जैसे सिक्कू भाई एक और भी चीज थी, कराची के यंग प्लेयर्स कंप्लेन करते हैं कि सिर्फ जोन 6 के प्लेयर ही खेलते हैं। मैं तो हूं नहीं कराची से, That's what I'm saying. जोन 6 नहीं है, आई डोंट नो। वो जो जोन है जिसमें सरफराज भी है और ये इनके सारे लड़के हैं, ये उन्हीं के लड़के खेलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप प्लीज इस पे पाबंदी लगाएं। ये ऐसा ही है कि एक आदमी ने, ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है और वो सिर्फ अपने पसंद के लोगों को क्रिकेट खिला रहा है, और ये शिकायत बहुत आम सही है सिकंदर भाई। लेकिन जो अहमद शहजाद, जो सिकंदर साहब बात कर रहे हैं, इस पे फैसला हुआ नहीं था हालिया दिनों में कि डोमेस्टिक क्रिकेट किन प्लेयर्स को खेलना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उनको इसकी ताकीद भी की गई, इससे मुतालिक एक मंसूबा भी बनाया गया था? देखिए बड़े अरसे से ये मंसूबे बनते आ रहे हैं, और टू बी रियली ऑनेस्ट बीइंग पार्ट ऑफ दिस मंसूबा बंदी या उसमें खेलने पे कोई ऐसा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, कोई चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमिंग आउट एंड बीइंग वोकल रिगार्डिंग द सिस्टम व्हिच एवरीवन टॉक अबाउट डोमेस्टिक। उस पे आके कोई मतलब कान यहाँ से बजाए यहाँ से पकड़ने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन एज सच आज तक जो है कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सके। इनफैक्ट अब तो आपने इतना उसकी वैल्यू घटा दी है कि आपको ऑलमोस्ट तरले ही करने पड़े हैं अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स के, और डोमेस्टिक की मैच फीस आपको 7.5 लाख रुपया करनी पड़ी है उस मुल्क के अंदर जहां पे यू नो एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग। और जो कि एक नॉर्म होना चाहिए, खुशी से बड़े बड़े प्लेयर जावेद मियांदाद, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एवरीबॉडी गोज एंड प्ले। उनको लगता है कि जब भी किसी चीज के अंदर प्रॉब्लम आती है और वहां से जहां से वो खुद उठ खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने जाके अब वैल्यू ऐड करनी है उसके अंदर। ये आपके इंटरनेशनल जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे अफसोस के तमाम एक्सप्रेस लेजेंड्स, सबने, मीडिया एंकर पर्सनैलिटीज, यूट्यूबर, सबने बोला कि हमारे प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रक्चर एनहांस करना चाहिए, कोचिंग हो, पिचेस हो, अंपायरिंग हो, निजाम हो, सिस्टम हो, तमाम चीजें बदलनी चाहिए, और रीजन्स को जो है इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए, और इसको बिल्कुल सोलली जिस तरह फ्रेंचाइज क्रिकेट चलती है उस तरह। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ये भी नहीं करता बिकॉज दे वांट टू कीप अ कंट्रोल। वो पावर भी अपने हाथ में रखना चाहता है, पावर भी रखना चाहते हैं और डिफरेंस भी नहीं लेके आ रहे हैं, और इस तरह के बयान आज तक कुछ हुआ नहीं। सो आई एग्री विद द फैक्ट कि किसी भी सिस्टम की बुनियाद अगर स्ट्रांग होती है तो वक्ती तौर के लिए हिकअप्स आते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम 8वें नंबर पे इसलिए पहुंच गई क्योंकि पाकिस्तान की अब बुनियाद कमजोर हो गई है, तो इसलिए कम बैक करना मुश्किल हो गया, ऐसे प्लेयर्स डेवलप हो नहीं रहे। अहमद शहजाद, राशिद लतीफ, सिकंदर बख्त और याया हुसैनी जियो न्यूज़ पर मौजूद हैं। आज की पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ की फतह और उसमें की परफॉर्मेंस देने वाले पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करेंगे एक ब्रेक